हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी, और ये इतनी महत्वपूर्ण कहानी है और इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी रुचिकर कहानी है जिसको पढ़कर आपको कि आपको एक नैतिक शिक्षा भी मिलेगी कि प्यार का क्या महत्व होता है। कि आजकल का जो प्यार होता है वो बड़े बड़े गिफ्ट है, वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट दो, उस पे गिफ्ट दो, जन्मदिन पे गिफ्ट दो। लेकिन ये कहानी पढ़कर आपको वास्तविक प्यार क्या है और एक लड़के के क्या विचारधारा है, और जो एक जो प्रेमी प्रेमिका का प्यार है और अंतिम समय में वो किस तरह देशभक्ति का रूप लेती है। तो ये कहानी का निचोड़ है। पहले तो ये कहानी शुरू होती है एक प्रेमी प्रेमिका की शर्तों पर, और जब ये अंत होता है इस कहानी का तो ये किस तरह देशभक्ति पर मोड़ ले लेती है। तो ये प्रेमचंद की कहानी है और ये कहानी है दुनिया का अनमोल रतन। इससे पहले मैंने 5 कहानियाँ करवा दी है, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी और सारी प्लेलिस्ट आपको एक साथ मिल जाएगी। इसके साथ ही हम प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा रहे हैं, वो भी यानी प्रीवियस ईयर, माफ़ी चाहूँगी, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। मैराथन मैंने डाल दिया, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल की, वो भी देख लेना। मैराथन में सारे लगभग प्रश्न आ जाएंगे। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मात्र 1499 रुपये में इसे आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पेपरों की यानी नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तीनों पेपरों की तैयारी इसमें आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की पहली कहानी है। अब ये मत कहना कि मैम वो है, क्योंकि कोई उर्दू में है, कोई हिंदी में है, कोई ज़माना पत्रिका में, कोई कौन सी, ये अलग अलग बात है इनकी। ये मैं एक बार स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है, कि इनकी पहली हिंदी में कौन सी कहानी है, उर्दू में कौन सी कहानी है, तो ये अलग अलग है। तो मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की पहली कहानी थी। ये कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका ज़माना में 1907 में प्रकाशित हुई थी। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का नाम है। ये प्रेमचंद की पहली कहानी। ये कहानी कानपुर से प्रकाशित, कि जो कानपुर से, पत्रिका का क्या नाम है, ज़माना। और ये ज़माना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, कानपुर में प्रकाशित होती, कानपुर से प्रकाशित होती थी। ज़माना पत्रिका है और पत्रिका की भाषा क्या है, उर्दू है। और उर्दू में यानी ज़माना में छपने वाली पहली कहानी कौन सी है, दुनिया का अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ठीक है, और ये 1907 में प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रश्न बार बार आता है कि कोई भी कहानी है, कोई नाटक है, उपन्यास है, ये कब प्रकाशित हुआ था सबसे पहले, तो ये 1907 में, याद रखेंगे 1907 में। ज़माना पत्रिका है, ज़माना पत्रिका की भाषा उर्दू है, कानपुर से प्रकाशित होती थी। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी है और ये प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से समझ में आया होगा यहाँ तक। ये कहानी बाद में प्रेमचंद कहानी संग्रह सोजे वतन में प्रकाशित या संकलित हुई थी। अब आप याद रखेंगे, पहले तो ये 1907 में प्रकाशित हुई, उर्दू पत्रिका थी, जो ज़माना पत्रिका थी 1907 में उर्दू में, एक कानपुर से प्रकाशित होती थी। ठीक है, उसके बाद ये सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित हुई। तो ये क्या है, पत्रिका है, ज़माना पत्रिका है। ये क्या है, ये कहानी संग्रह सोजे वतन, और सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। ऐसा प्रश्न आएगा कि प्रेमचंद की वह कौन सी रचना है जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, तो सोजे वतन है। और कौन सी ऐसी रचना है जिसके बाद प्रेमचंद क्या है, प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। अब कहोगे मैम प्रेमचंद नाम तो प्रेमचंद से ही लिखेंगे। अगर कोई पहली बार क्लास देख रहा है तो मैं बता दूं, प्रेमचंद इससे पहले नवाब राय नाम से लिखते थे। तो नवाब राय इस नाम से ये उर्दू में लिखते थे, फिर ये हिंदी में लिखने लगे तो प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। इसके पीछे भी कारण है, ये मैं आपको बताऊंगी। इसका प्रकाशन यानी सोजे वतन का प्रकाशन 1908 में हुआ था। ये कहानी संग्रह
प्रेमचंद ने नवाब नाम से लिखा था, मतलब सोजे वतन नवाब राय से लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि उस समय ये उर्दू में लिखती थी नवाब राय से। फिर अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया और बाद में क्या है भाई, ये ऐसे की ये सोजे वतन कहानी संग्रह है, इसको क्या है प्रेमचंद ने देशभक्ति के रूप में उभारा था, मतलब कि लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया था। तो अंग्रेज इस पर भड़क गए थे और वो सोचने लगे भाई ये नवाब राय वाला कौन लिखेगा, इसको पकड़कर मतलब उसको जेल में डालने वाले थे। तो बाद में क्या, प्रेमचंद अपने नाम की पहचान छुपाकर, मतलब अपना नवाब राय, उसके बाद इन्होंने नवाब राय से कोई रचना नहीं लिखी और ये क्या है फिर के प्रेमचंद नाम से लिखने लगी थी। अब प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह किसने दी थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं आपको डेली 2 प्रश्न दूंगी होमवर्क के लिए, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे किसकी सलाह से ये क्या है प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे नवाब राय नाम को छोड़कर। ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक है। नहीं तो फिर मैं अगली क्लास में मैं बता दूंगी। इस संग्रह के कारण प्रकाशन को सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। सोजे वतन का अर्थ है देश का मातम। अब ये प्रश्न शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा। सोजे वतन का अर्थ है देश का मातम, ठीक है। और इसमें क्या है, इस संग्रह में 5 कहानियाँ थी। अब ये 5 कहानियाँ आ सकती है कि सोजे वतन में कौन कौन सी कहानियाँ प्रकाशित हुई थी, कौन सी नहीं हुई थी। तो ये 5 है ना, तो इसमें क्या है 3 दे दी जाएंगी और एक है जो इसमें प्रकाशित नहीं है कि कौन सी कहानी प्रेमचंद के सोजे वतन संग्रह में प्रकाशित नहीं थी। तो आप नहीं को सिलेक्ट करोगे, जो इनमें से नहीं मिलेगी तो वही उसका उत्तर होगा, ठीक है। तो देखिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये पहले नंबर पर शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम, ठीक है। तो ये एक पहला ये है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये सोजे वतन में प्रकाशित हुई थी। शेख मखमूर है, फिर यही मेरा वतन है, एक सेकंड, यही मेरा वतन है। इसके बाद है वे मेरा वतन है और शोक का पुरस्कार सांसारिक प्रेम। तो ये 5 कहानियाँ याद रखेंगे। ये किस में छपी थी यानी संकलित हुई थी या छपी थी, एक ही बात है। तो ये सोजे वतन में, ठीक है, और जिसका अर्थ है देश का मातम। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में दुनिया का अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न हम बाद में कहानी पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। 5 कहानियाँ उर्दू भाषा में थी, यानी 5 कहानियाँ कौन सी भाषा में थी, उर्दू भाषा में थी। हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने इसे देशद्रोही करार दिया और सारी प्रतियां मतलब कि जो भी इनकी जो थी ना, जो आपको फोटो कॉपी बोलते हो, ये कॉपी बोलते हैं, वही प्रतियां हिंदी में प्रतियां, जो आप कॉपी बोलते हैं ना वो प्रतियां हैं हिंदी में, जलवा कर नष्ट कर दी। इसके बाद नवाब राय से वे प्रेमचंद हो गए, मतलब उसके बाद ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। और ये मैंने आपको होमवर्क दे रखा है कि किसने सलाह दी थी इनको नवाब राय नाम को छोड़कर प्रेमचंद नाम से लिखने की। इस कहानी संग्रह को दिवाचा शोषक भूमिका, प्रेमचंद के देश प्रेम और उनकी राष्ट्रीयता का ऐतिहासिक दस्तावेज प्रेमचंद ने इस भूमिका में लिखा है। हर एक कौम का साहित्य अपने जमाने की सच्ची तस्वीर है होता है। विचार कौम के, ये कोई ऐसी बात नहीं है, दिमागों की संग्रह करते हैं। जो भावनाएं कौम के दिलों में गूंजती है वे गद्दे पद्दे पृष्ठों में ऐसी सफाई से नजर आती है जैसे आईने में मूर्त। तो ये कथन है। तो हम देखेंगे इसमें दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में दिल फिगार सच्चे प्रेम को आधार बनाकर भारत देश के वीर सिपाहियों की वीरता और जज्बे को दिखा गया। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दिल फिगार यहाँ प्रेमी का नाम है, ठीक है, दिल फिगार इसमें प्रेमिका। और आगे दूसरा ये बताएंगे
विज्ञान और देश के वीर सिपाहियों, मतलब देश के वीर सिपाहियों का जज्बा भी इसमें दिखाया गया है, जिसने अंतिम क्षण अपने वतन की रक्षा के लिए जंग के मैदान में दुश्मनों से युद्ध करता रहा, और जब उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपने वतन की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो उस दिलेर राजपूत ने भारत माता की जय कहकर उस धरती पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। देखो ये कहानी पढ़ोगे आपके रोम रोम में देशभक्ति छा जाएगी। तो देखेंगे इसमें पात्र देखेंगे, पात्रों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे। और अगर देखो ये मैं अब अगर आपको बहुत अच्छे, मतलब ऐसा है कि इसमें आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना, निरंतर हमारी क्लास चलती रहेगी। दिलफिगार इस कहानी का मुख्य नायक पात्र है, जो एक सच्चा प्रेमी है। वह मलिका दिलफरेब से प्रेम करता है। मतलब यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, दिलफिगार मैं हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया प्रेमी है, दिलफरेब क्या है, प्रेमिका है, ठीक है। ये नायक या नायिका कह लीजिए, इन दोनों के इर्द गिर्द ये कहानी चलेंगी, मतलब नायक कहानी को यही दोनों आगे बढ़ाएंगे। तो दिलफिगार है, दिलफरेब है, ठीक है। एक काला चोर है, एक बुजुर्ग आदमी है और एक वीर सिपाही है। तो ये यहाँ 5 पात्र दिए हैं, लेकिन मुख्य पात्र आपको ये 2 ही याद रखने हैं। यही मतलब कि याद तो सारे रखने हैं, लेकिन कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द चलेगी। इस कहानी का मुख्य नायक पात्र जो एक सच्चा प्रेमी है, वह मलिका दिलफरेब से प्रेम करता है। दिलफरेब इस कहानी की नायिका पात्र है, जो एक महल को मलिका, ये महल को नहीं किया, महल की मलिका है। वह अत्यंत खूबसूरत स्त्री है। काला चोर एक हत्यारा कैदी है, जिसे फांसी दी जा रही है। बुजुर्ग आदमी कहानी का अन्य पात्र है, जो दिलफिगार को आत्महत्या करने से रोकता है, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, कहानी पूरी आपको समझ में आ जाएगी। कहीं आप छोड़ के चले जाओ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहानी का जब कथानक पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। वीर सिपाही ये हिंदुस्तान का एक वीर सैनिक है, जो युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते प्राणों का बलिदान दे देता है। अब हम कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे। समीक्षा पढ़ने के बाद आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। जो भी प्रश्न आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो ध्यान से सुने। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी ऐसे आशिक की कहानी है, जो कि अपनी प्रेमिका का प्रेम पाने के लिए तड़प रहा होता है। दिलफिगार एक सच्चा प्रेमी है और दिलफरेब से सच्चा प्रेम करता है। देखो अब क्या है, दिलफिगार एक प्रेमी है और दिलफरेब एक प्रेमिका है, जो कि दिलफिगार अपनी प्रेमिका दिलफरेब से सच्चा प्रेम करता है। अब तक यहाँ ये चर्चा हुई है, परंतु दिलफरेब उससे कहती है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मुझे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ ला कर दो, तभी मैं तुम्हें अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार करूंगी। दिलफिगार सबसे अनमोल चीज़ की तलाश में निकल पड़ता है और भटकते भटकते काफ़ी दूर चला जाता है। सहसा उसकी नज़र एक काले चोर पर पड़ती है, जिसको फांसी सुनाई गई थी। तो यहाँ देखेंगे दिलफिगार प्रेमी है, दिलफरेब प्रेमिका है। अब तक वो प्रेमिका उसकी नहीं बनी है, क्योंकि वो कहता है कि वो जो अपने प्रेम का प्रस्ताव रखता है कि मैं आपसे ऐसे प्रेम करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझे ला कर दो, तब मैं आपको प्रेमी के रूप में स्वीकार करूँगी। अब क्या है, दिलफिगार चल पड़ता है भाई अपने क्या है उसकी तलाश में, भाई को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ कौन सी है, तब ये मेरे प्रेम को स्वीकार करेगी। सहसा उसकी नज़र, फिर जाते जाते उनकी नज़र एक काले चोर पर पड़ती है, जिसको फांसी सुनाई जा रही होती है। काफ़ी भारी भीड़ वहाँ मौजूद थी, उस पर काले चोर को देख रही थी। तभी वह काले चोर तख्ते से उतरा और एक मासूम लड़के को गले लगा लिया तथा वो काले चोर ने, जिसने न जाने कितनी हत्याएं की थी, उसकी आंखों में एक आंसू टपक पड़ा। दिलफिगार को लगा कि आत्म गलाने की ये आंसू दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, किंतु दिलफरेब ने इसे अनमोल चीज़ मानने से इनकार कर दिया। तो यहाँ देखेंगे मतलब कि एक काला चोर है, उसको क्या है पुलिस पकड़ के ले जा रही है और वहाँ क्या है उनको फांसी दी जा रही है। अब क्या, जैसे वो फांसी के तख्ते पर झूलने वाला है, उसी का बेटा है
ये यहाँ शॉर्ट दिया गया है, ये कहानी मैंने विस्तार से पढ़ी है, मैं वो बता देती हूँ आपको ताकि आपको अच्छी प्रकार समझ में आए, तो कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। तो जैसे ये फांसी के तख्ते पर झूलने वाला होता है और इसका एक मासूम बेटा है, छोटा बेटा है, उम्र लगभग इनकी छोटी रही होगी, मतलब बचपन में कुछ ऐसा ही है, 2-3 साल का ही है। तो ये क्या है, तो अपने बेटे के रोने लगता है वो बच्चा और अपने बेटे की तरफ देखकर भाग के उसे लिपट जाता है और क्या उसे मिलने की अनुमति दे दी जाती है। भाई अंतिम इच्छा तो सबकी पूरी की जाती है ना। तो उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ता है, तो ये सोचता है कि उसने कितनी हत्याएं की अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक बच्चे को सामने देखकर उसे प्रायश्चित होता है कि मैंने ऐसा काम किया और मैं अपने बेटे से, मैं अपनी औलाद से दूर हो रहा हूँ, तो इससे उसके आंसू टपक पड़ते हैं। तो भागकर यानी भागकर भाई क्या है, दिलफिकार क्या करता है, उसके एक आंसू जो क्या है अंजुली यानी दोनों मतलब हाथों में क्या है ले लेता है और ये आंसू ले जाकर दिलफिकार को देता है कि ये ऐसे ऐसी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे ये आंसू, इससे बड़े आंसू मतलब इससे दुनिया की अनमोल चीज़ क्या होगी इससे बड़ी, क्योंकि एक बाप और एक बेटे का प्रेम है जिसने इतने हत्याएं की हैं, उसमें भी उसका वात्सल्य कैसे उभर पड़ता है। तो इस पर दिलफरेब कहती है कि ये मतलब अनमोल तो हो सकते हैं, ये आंसू अनमोल तो हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अनमोल नहीं हो सकते, इससे अनमोल भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्या है, इससे मानने से वो इनकार कर लेते कि ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं है। वह दोबारा अनमोल चीज़ को तलाशने के लिए निकल पड़ता है। उस बार दिलफिकार देखता है एक जीवित महिला चिता पर बैठी हुई है और उसको गोद में उसके मृत पति का सिर रखा हुआ और अपने पति के साथ अग्नि में जलकर राख हो गई। फिर क्या है, दूसरा दृश्य देखता है कि एक आदमी की हत्या मतलब की मृत्यु हो चुकी है और उसकी पत्नी चिता पर बैठी हुई है 16 श्रृंगार के हुए और अपने आप को आत्मदाह करने जा रही है, मतलब कि कहने का सती होने जा रही है। एक तो इस दृश्य को देखकर वो सोचता है कि ये क्या है, एक जीवित मतलब देखो हम खाना बनाते थोड़ी सी उंगली जल जाती है तो हमें कितना दर्द होता है। तो यही कल्पना करके कि एक जीवित इंसान का दूसरे मृत इंसान के, तो मर गया है वो तो ठीक है भाई जलाया जा रहा है, लेकिन एक जिंदा इंसान का दूसरे इंसान के लिए मरना यानी अपने आप को अग्नि में दाह करना, इससे दुनिया का अनमोल चीज़ इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो उस चिता की राख वो लेकर जाता है, लेकिन क्या है वो भी इस पर भी दिलफरेब कहती है कि ये अनमोल की राख हो सकती है क्योंकि एक पत्नी और एक पति का सच्चा प्रेम दिखाया गया, एक महिला का अपने एक पति के प्रति, लेकिन ये भी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न नहीं है। तो अब क्या है, अब वो तीसरे की तलाश में जाता है। अब भाई आज के ज़माने में तो क्या है, चल भाई तू ना तो और कोई सही, अब तो क्या है इतने नखरे कर रही हैं। तो ये पहले के ज़माने की बातें होती थी, आजकल तो भाई और दूसरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, इसकी सहेली बन जाएगी। दिलफिकार को लगा कि इससे कीमती वस्तु और कुछ नहीं हो सकती। दो सच्चे प्रेमियों ने एक साथ जीवन त्याग दिया है और उसकी चिता की राख को लेकर दिलफरेब के पास जहाँ पहुँचा, लेकिन फिर दिलफरेब ने इसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मानने से इनकार कर दिया। दिलफिकार थके थके हार जाता है और सोचता है कि अब आत्महत्या करने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह एक पहाड़ पर कूदने के लिए चढ़ जाता है, तभी उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर कहा, तू क्यों ये बुजदिले वाली हरकतें कर रहा है, मर्द बन, हिम्मत मत हार, तुम हिंदुस्तान जाओ और तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है, अब देखिए वो क्या करता है अगले। ये सुनकर दिलफिकार पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। जब दिलफिकार एक धरती पर पहुंचा, पाक धरती पर पहुंचा, तब वह देखता है कि वहाँ कई लाशें पड़ी हुई है। सहसा उसकी नज़र एक सिपाही पर पड़ते जो अधमरा पड़ा है, उसके शरीर पर खून बह रहा था। जब दिलफिकार ने उसके खून को रोकने के लिए उस पर एक कपड़े का टुकड़ा रख दिया तो सिपाही ने कहा कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अब क्या है, उसने भाई बुजुर्ग ने समझाया, भाई आप ऐसे कायरों की तरह क्यों आत्महत्या कर रहे हो, आप क्या हिंदुस्तान लौट जाओ और कोई। तो ऐसे ही में क्या हो, दिलफिकार पाक धरती पर पहुंचा। पाक मतलब यहाँ पाकिस्तान से है, तो इसमें भारत और पाकिस्तान का भी द्वंद्व जो लड़ाई चलती रहती है, जो नफरत है वो दिखाई गई है। ठीक है, लेकिन थोड़ा क्षणिक रूप में आता है।
तो इसमें क्या है कि फिर वो जाता है तो उसमें बहुत सारी लाशें भी, युद्ध में तो बहुत सारी लाशें हो ही जाती हैं, बिखरी पड़ी है, ऐसे सिपाही मरे पड़े हैं। तो उसे एक सिपाही नज़र आता है जो क्या अधमरा, मतलब कि जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है। तो उसे क्या है, उसका खून बह रहा है शरीर से, उसे रोकने के लिए दिलफिकार एक कपड़ा ढक देता है। तो ऐसे में जो सिपाही है वो मना कर देता है कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे क्या है बचाने की कोशिश मत करो। क्यों कहता है, देखिए एक बार, मेरे खून का आखिरी कतरा मेरे वतन के लिए। ऐसा कौन कह रहा है, दिलफिकार नहीं कह रहा, वो तो अपनी प्रेमिका के चक्कर में है। यहाँ कह रहा है कौन, सिपाही कह रहा है, और यही कहकर अपने प्राण त्याग देता है। दिलफिकार उस सिपाही के रक्त को ले जाकर दिलफरेब के समक्ष प्रस्तुत करके कहता है, यही सबसे अनमोल रतन है। एक देशभक्त ने लहू का आखिरी कतरा अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। दिलफरेब खुश हो गई और उसे प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लिया। मतलब कि वो जब उसके खून का जो कतरा ले जाकर देता है, किस प्रकार से एक सिपाही ने, एक युवा सिपाही ने अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तो ले जाकर देता है। दिलफरेब इस पे खुश हो जाती है कि इससे बड़ा दुनिया का अनमोल रतन कोई हो ही नहीं सकता, जिसने खुशी खुशी अपने शरीर को, अपने प्राणों को अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया, और उसे प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लेती है। अंत में दिलफरेब ने एक तख्ती निकाली जिस पर एक स्वर्ण अक्षर में लिख कहा था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की रक्षा करते हुए गिरे, यही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। अब दिलफरेब ने क्या किया, नहीं जो दिलफरेब या लड़की है उसने क्या किया, एक तख्ती निकाली और स्वर्ण अक्षर मतलब सोने के अक्षरों में लिख दिया, जो कभी ना मिट सके, कि इससे बड़ा दुनिया का अनमोल रतन कोई हो ही नहीं सकता, जिसने अपने प्राण देश की, वतन के लिए, देश के लिए न्यौछावर कर दिए हैं। तो उसे अब प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लेती है। इस कहानी में प्रेमचंद ने देश प्रेम, ये सह लिखा है, प्रिंटिंग में गलती हो जाती है, देश प्रेम ये ऐसे आएगा। देश प्रेम तथा देशभक्ति की सर्वाधिक महत्व दिया है। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिक के सम्मुख सभी चीज़ें तुच्छ इस कहानी का संदेश है। मतलब इस कहानी के में ये दर्शाया गया कि देशभक्ति का क्या महत्व है। दुनिया की चाहे कोई भी बड़ा त्याग है, उस सब त्यागों से बड़ा त्याग है जो देश के लिए न्यौछावर हो जाते हैं, जो सैनिक हैं, जो सब पूरे देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को क्या है, अपने आप के अभी आत्म बलिदान दे देते हैं, अपने आप को देश के प्रति न्यौछावर कर देते हैं। तो इस कहानी में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक प्रेमी और प्रेमिका का प्यार देशभक्ति यानी देश प्रेम में बदल जाता है। अब क्या है, सिपाही द्वारा देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे देना उसके सच्चे देशभक्ति का परिणाम है। गुलामी का जीवन जीने से अच्छा है कि देश की रक्षा करते हुए प्राण का त्याग देना। यही इस कहानी का माध्यम यानी संदेश देना चाहता है लेखक। मतलब कि गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दो। अभी पहले देश गुलाम था तो देखो लोगों ने कितने, मतलब हमारे जो दादा परदादा थे कितने उन्हें अत्याचार सहन किए थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, अभी ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी मैं और करवाऊंगी, अभी कथन बचते हैं। लेकिन अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करो। आप पूरी कहानी देख लेते हो, मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको कैसी लगी, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, अपना प्रत्युत्तर दोगे तो मेरी क्या है, मेरा हौसला बढ़ जाता है। मैं आपके लिए और नया मेहनत करती हूँ और नया कंटेंट लेकर आती हूँ। 5 कहानियाँ और डाल रखी हैं, वो देख लेना। आज ही हमारी 6ठी कहानी है, 21 की 21 कहानियाँ करवाऊँगी, ठीक है, और कुछ नया लेकर आऊँगी आपके लिए। और ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ये नंबर लिख लेना, इसमें नंबर दिए हुए हैं, ये मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 1499 की हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और आपके नेट यानी सभी पेपरों की तैयारी हो जाएगी, नेट से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी भी इसी में, मतलब पूरा प्रोसेस इसी में है, कहीं से कोई खरीदने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण कथन उदाहरण देख लीजिए। कथन, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है
तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब तुझे मैं अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे चीज़ न मिली तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूँगी। देखो भाई कितना मतलब जोरदार क्या है किसको बोलते चैलेंज किया गया है। तो देखिए ये है दिल फरेब का कथन है और दिल फिगार के लिए। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश मेरा कोई मददगार हो जाता, काश मुझे भी उस चीज़ का दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज़ नाम बतला दिया। भला ये सब चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वे किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़, इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ ये मेरी कल्पना की उड़ान से ऊपर है। ये कौन कह रहा है? ये दिल फिगार कह रहा है, दिल फरेब वो सोच रहा है। देखो अभी उसने कहा कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर आ। अब उसका नाम पता होता तो वो लेके आता। अब उसको यही नहीं पता है, न नाम का पता है, न स्थान का पता है कि कौन से स्थान पर जाना है, न नाम का पता है, कोई भी आइडिया नहीं है, बस यही बोल दिया गया। तो ये मतलब ये कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कम से कम बताइए मेरी कल्पना की उड़ान से परे हैं। वो सोच नहीं पा, भूखा प्यासा भटक रहा है। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी और उस लड़के के पास आया, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। ये उसका खुद का बेटा है। उसे इस वक्त जमाना याद आया जब खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुशखुरम, दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बहलाए लेता था, सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। आहा, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा, और उन्हें झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिल फिगार ने लपक कर उस दुनिया के अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, मतलब कि ये हुआ कि जब उसको फांसी पे लटकाया जा रहा है काले चोर को, तो एक बच्चा जो रोता है, जो उसका खुद का अपना बेटा है, उसको उठाकर वो मतलब गले से लगाकर रोने लगता है। तो उसकी भोली भाली शक्ल को देखकर उसे अपने बचपन की याद आती है, कैसे मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करते थे, माँ गोदी में लेकर खिलाती थी। मतलब उसका जो है जब दिल नहीं पसीजा, कितनी कहते हैं 50 लाशें बिछेड़ दी। तो जब इंसान मरता है, कोई उसे मारता है, तो उसने मतलब कितनी रिक्वेस्ट की होगी, विनती की होगी, निवेदन किया होगा कि मुझे मत मारो, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। लेकिन आज उसका दिल पसीज गया, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और उसको लपक कौन लेता है? दिल फिगार उसको ले लेता है कि ये कितना मतलब क्या अनमोल क्षण है। बेशक ये दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है, मतलब वो बहुत अनुमान लगा रहा है, लेकिन बाद में दिल फरेब उसको नकार देती है। चंदन की एक चिता बनी हुई, जिस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पर 16 श्रृंगार कर बैठी हुई थी, जिसकी जांग उसके प्यारे पति के सर पर है। यकायक एक मतलब अचानक चिता में से खुद ब खुद लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपेटें उसे गले से निपट गई। दम के दम फूल सा शरीर आंख ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्योछावर कर दिया। मतलब कि प्रेमिका है या उसकी पत्नी अपने आप को उसके प्रति, प्रेमी के प्रति न्योछावर कर दिया। दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। मतलब देखते ही देखते वो क्या है, अग्नि में दाह हो गई, मतलब जल गई। जब तो लोग अपने आप को घर लौटे तो दिल फिगार चुपके से उठा और चाक दामन कुर्ते हुए आंख राख का ढेर समेट लिया और मुट्ठी भर राख को दुनिया का सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर और यानी कूचे की तरफ चला। यानी कि जब सब लोग अपने घरों की तरफ चल गए तो भाई दिल फिगार चुपके से उठा और उसके में चिता की जो थी राख थी, जिसमें सती हुई थी वो महिला, तो उसकी एक मुट्ठी राख लेकर खुशी खुशी भी घर आया और ये सोचने लगा कि आज मुझे दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ मिल गया है। अब तो क्या है, दिल फरेब मानी जाएगी और खुश हो जाएगी इसे देखकर।
नादान दिल फिगार, ये क्या बुज़दिली जैसी हरकत है, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन हिम्मत ने हार, पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा तेरी आरज़ू पूरी होगी। ये कौन कह रहा है? बुजुर्ग कह रहा है। किसको? दिल फिगार को, कि क्या बुज़दिली वाली हरकत कर रहे हो, मर्द बन हिंदुस्तान की तरफ जा, वहाँ तेरी आरज़ू यानी तेरी जो शर्त है, जो तेरी इच्छा है वो पूरी होगी। मैं बेवतन हूँ मगर गनीमत है, देश की दुश्मनी पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकाल कर क्या तूने ये मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? मैं अपने देश को गुलामी करने के लिए ज़िंदा रही नहीं हूँ, ऐसे ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छा मौत मुमकिन है। मतलब कि ये कौन कह रहा है? एक सिपाही कह रहा है कि मुझे अपने देश के लिए मिटना ही अच्छा लगता है, मैं देश को गुलाम नहीं होने दूंगा। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून की आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेम देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा किया। दिल फिगार इस दृश्य का बहुत गहरा और असर पड़ा। उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। तो इसमें क्या हुआ, तो वो क्या है, अब वो एक खून का कतरा लेकर जाकर देता है दिल फिगर से। जब वो सिपाही मरता है ना, तो वो कहता है भारत माता की जय, मतलब वो अपने ही देश का एक सिपाही है और क्या पाक और हिंदुस्तान के युद्ध में उसे घायल हुआ है और वो करा रहा है। लेकिन इतना दर्द है, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी उसका खून का एक एक कतरा भारत माता की जय बोल रहा है। और उसे इस बात की खुशी है, मरने का दुख नहीं है, इस बात की खुशी है कि मैं अपने देश के काम आया। तो इस पर कह रहा कि इससे बड़ा कोई दुनिया की अनमोल चीज़ हो ही नहीं सकती। ये खून का आखिरी कतरा है, हम वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो ये देखो, यहाँ आपकी ये कहानी ख़त्म होती है। फिर कहती हूँ, अगर आपको ये चाहिए, आपको अच्छी लगी है, आप प्रति उत्तर नहीं देते हो भाई, ऐसे मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस पर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। मात्र और मात्र 1499 रुपये इसका प्राइस है। ठीक है, इसमें आपके नेट की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी पेपरों की तैयारी हो जाएगी। इसके साथ ही कुछ मैंने कहा था ना, मैं पहले से जैसे मैं कुछ नया लेकर आऊँगी, मैंने आपके लिए नोट्स बनाए। अब मैं आपके लिए और भी कुछ नया लेकर आने वाली हूँ, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, उस पर मैं काम कर रही हूँ। तो वो हो गया तो आपको कहीं से इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, पूरा पाठ्यक्रम आपका हो जाएगा। लेकिन ये बताया कि मैं हर चीज़ को, मतलब कि जब इंसान फील्ड में आता है वो अपने कंटेंट की भी तैयारी करता है, तो बहुत सारी चुनौतियाँ मेरे सामने आ रही हैं और मुझे चुनौतियों से खेलना अच्छा लगता है। तो ये चुनौतियाँ भी हम जल्दी, मतलब कि आपको भी सुविधा मिलेगी, आपकी सुविधा के लिए मैं कर रही हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि चुनौती का सामना करके मैं जीत जाऊँ, और मेरी जीत में मैं अगर जीत गई तो आपको और सुविधा हो जाएगी, आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो ये थोड़ा आपके लिए सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ मैं आपको जल्दी सुनाने वाली हूँ। थोड़ा काम कर रही हूँ, वो काम मुझे आ जाएगा पहले समझ में, फिर मैं आपको करवाऊँगी। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, माफ़ी चाहूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, वो भी करते रहेंगे ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। जिसमें से मैंने मैराथन वीडियो डाल दी है 2.5-3 घंटे की, वो भी आप देख लेना। इसके अलावा मैंने वो भी वीडियो डाली है कि एक साथ कैसे पेपरों की तैयारी करें, वो मैं लेकर आ रही हूँ, डाली नहीं है, मैंने तैयार कर रखी है, वो मैं डाल दूँगी, कल आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके साथ सेल्फ स्टडी करें या नोट्सों से तैयारी करें, वो भी, और जो एस्टेट या नेट की, माफ़ी चाहूँगी, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने मेरे हस्तलिखित नोट्स थे भाई। तो उसमें आप लोगों के ये आ रहे थे कि मैम ये तो क्या है, हमें समझ में नहीं आ रही, भाई अपनी अपनी राइटिंग है, तो ये क्या आप इसे टाइप करवा दो। तो मैं 3-4 दिन में इनको टाइप भी करवा दूँ, जैसे ये करवा रखे ना, ऐसे ही मैं टाइप करवा दूँगी, फिर आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो आप उसे ज़रूर लें अगर आप लेना चाहते हैं। उनका रेट मात्र और मात्र क्या है, 999 रुपये है, उनका ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो यही नंबर है, इन्हीं नंबरों पर मैसेज करोगे प्राप्त हो जाएगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। और EMRS NVS की मैं
गारंटी लेती हूँ कि 100 में से कम 80 प्लस नंबर आएंगे आपके। ठीक है, एस्टेट की भी गारंटी लेती हूँ। ठीक है, तो वो लेना चाहते हैं तो मर्जी आपकी ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे ये कहानी आपको कैसी लगी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया करो। जब आपको ये प्रत्युत्तर दोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप मुझे पसंद कर रहे हो, तो मैं और कंटेंट लेकर आऊँगी। आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, एक लाइक कर दिया करो ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए। लेकिन आप देख लेते हो ना, तो आप ये बताते हो कि मैम अच्छी लगी क्लास, नहीं लगी, या फिर और सुधार की आवश्यकता है। अपने प्रत्युत्तर, अपने विचार व्यक्त जरूर किया करो आप। ठीक है, तो अब जब आप विचार व्यक्त करोगे तो मैं और मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं क्लास 1 नहीं 2 2 3 3 भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। दिल से दुआ करती हूँ जल्दी ही खुशखबरी लेकर आएँ कि मेरा चयन हो गया मैम। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।